नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणी। सारणी के अंतर्गत बच्चों एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपको बहुत बार समझाया गया है, ठीक है ना? जिन लोगों ने समझ लिया है, वो लोग तो बहुत अच्छा काम किए हैं और जिन लोगों ने नहीं समझा है, वो लोग एक बार फिर से समझ लीजिए और जिन लोगों ने समझा वो भी और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना? तो एक काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो करना ही करना है आप लोगों को है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है? हमें ये लगता है कि हमारी वीडियो को बच्चों तक पहुँच रही है, बच्चे देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन-सा पॉइंट है सारणी का? सारणी का पॉइंट हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना? क्या हमारा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया टू ट्रायंगल, एरिया टू ट्रायंगल, ट्रायंगल, समझ गए ना? ये हमारा वो पॉइंट है किसका? सारणिक का। सारणिक का ये हमारा वो पॉइंट है जो आपको बहुत बार समझाया गया है, क्लास 9th में भी, 10 में, 11 में भी आपको समझाया गया है बच्चों, बहुत बार समझाया गया है, ठीक है ना? तो चलिए फिर से समझ लेते हैं क्या होता हमारा है। देखिए, जब सारणिक की बात करते हैं, सारणिक में हमारा एक प्रकार से ये भी आ जाता है। हमने आपको पिछली वीडियो में या क्लास 10 में हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था? देखिए, हमने आपको ये समझाया था, इसमें 3 संरेखाएं बिंदु, संरेख बिंदु होती है। कौन सी भी बिंदु होती है? संरेख बिंदु होती है इसमें। अब संरेख बिंदु हमारे क्या होता है वो आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं फिर भी बता देता हूँ। एक रेखा पर बिंदु होती है, सिर्फ एक ही रेखा पर। एक रेखा पर बिंदु मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, 3 बिंदु, एक मान लीजिए यहाँ पे, दूसरी मान लीजिए और यहाँ पे तीसरी। यहाँ पे हमारा दिया गया है x1 y1, ठीक ना? यहाँ पे मान लीजिए दूसरी बिंदु x2 y2, दूसरी बिंदु, ये तीसरी बिंदु मान लीजिए x3 y3। ये जो बिंदु होती है ना, ये हमारी संरेख बिंदु होती है। कौन सी बिंदु होती है? ये हमारी संरेख बिंदु होती है, ये जानते रहिएगा, ठीक ना? इतना तो आपको कंफर्म हो गया। अब संरेख बिंदु के लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, वो फॉर्मूला हमारा था a इज इक्वल टू 1/2, ठीक ना? x1 प्लस में y2 माइनस y3, फिर प्लस में हमने आपको समझाया था x2 यहाँ पे y3 माइनस y1, ठीक ना? फिर x3, फिर हमने आपको समझाया था y1 माइनस y2, ठीक ना? टोटल यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हमारा आ जाएगा। जगह नहीं है, बस हमने ये लिख दिया सामने इज इक्वल टू 0। ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चों? फॉर्मूला, समझ गए ना? अब फिर से आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हो गया, अब आगे बढ़े। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस टाइप से हमने इसको पूरी तरह से लिखा है फॉर्मूले को, हम तोड़ के लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? वो हम लिखेंगे सारणिक, यानी कि मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। और सारणिक तो हमारा अलग होता है और मैट्रिक्स हमारा अलग होता है। मैट्रिक्स मतलब हो जाता है हमारा है अवयव और सारणिक मतलब हो जाता है डिटरमाइंस, डिटरमाइंस। चलिए ठीक है, हम इसको अलग रूप में तोड़ के लिखते हैं, x1 y1, ठीक ना? x2 y2 x3 y3, ठीक है? चलिए अब तोड़ के लिखते हैं सारणी के रूप में। हमारा ये हो जाएगा x1 y1, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है? x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमारा हो गया किसके रूप में? जो सारणिक के रूप में, मैट्रिक्स के रूप में हमने ये लिख दिया है और सारणिक के भी रूप में हमने इसको लिखा है। अभी हम आपको सारणिक के रूप में समझाएंगे, ये तो अभी मैट्रिक्स के रूप में है। अभी हम आपको डिटरमाइंस के रूप में समझाएंगे या डिटरमाइंस के रूप में, सारणिक के रूप में अभी हम आपको समझाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, अच्छी तरीके से है। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से देखिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊं, आपको समझ में आएगा। चलिए आप एक एग्जांपल देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या है।
ठीक है। अब एग्जाम्पल देने के लिए अभी हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझा देते हैं। चलिए ठीक है, इसमें दिया गया है एक त्रिभुज, मान लीजिए दिया गया है कितना, क्या है 3 का है और 8 का है। फिर दूसरा क्या दिया गया हमारा है -4 दिया गया है, 2 दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है फिर क्या दिया गया हमारा है 5 दिया गया है, 1 दिया गया है। ये हमारा दिया गया। इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, चलिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको। आंसर है ये, देखिए हमने आपको यही समझाया था ना, a इज इक्वल टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही बताया था ना। चलिए इसी के आधार पे लिखते हैं हम। ये मान लीजिए हमारा है x1, ठीक ना। चलिए ठीक है, x1 इज इक्वल टू 3 लिख देते हैं, और x2 इज इक्वल टू -4, x3 इज इक्वल टू 5, y1 इज इक्वल टू 8, y2 इज इक्वल टू 2, y3 इज इक्वल टू 1, यही है ना। चलिए अब ये फॉर्मूला लगेगा हमारा a इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला लगा था कि नहीं लगा था, 1/2 लगाएंगे हम, ठीक है। अब इसी की जगह पे हम इसको मान ले पहले, a इज इक्वल टू 1/2 ऐसे कर दें। अब देखिए x1 हमारा कितना है 3 है, अब x2 हमारा कहाँ पे गया है, हाँ हाँ y1 हमारा देखिए कहाँ पे है 8 है, और यहाँ पे 1, अब x2 -4 और y2 2 1 5 1 1, यही हमारा है ना। सभी को कंफर्म हो गया, यही हमारा है। देखिए देख लीजिए आप एक बार आप देख लीजिए, कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब हम अगर चाहें तो इक्वल टू डायरेक्ट अगर इसको करना है तो 1/2 कर सकते हैं। ये हम 1/2 कर दें, उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 हमारा कितना है 3 है, ठीक है। हम ऐसे करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम y3 y1, क्या हमारा होगा y2 y1, सॉरी y2 माइनस y1, y1 हमारा कितना y3 होगा बच्चों, मिस्टेक हो गया, y2 माइनस y3, फिर प्लस लगा था। अब x2 हमारा कितना 4 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक ना। 4 दूना 8 हो गया, डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। चलिए ठीक है, अब दूसरी की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा y3 माइनस y1, या डायरेक्ट y3 करेंगे, y3 हमारा 1 दिया, यहाँ से हम करेंगे -4 हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, या -5, ठीक है, -4 -5 ऐसे हम देखेंगे इसको यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे करके देखेंगे। ये चीज आप लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ से हम डायरेक्ट मिलाएंगे कभी भी डायरेक्ट, फिर यहाँ से ऐसे त्रिकट करेंगे, उसके बाद अभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। फिर हमारा यहाँ पे लगेगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में ये तीसरा हमारा है, ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में हमारा ये 1, दूसरे में हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, ठीक है ना, 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद हमारा ये 3 आ गया पहले में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये लगेगा -4 तीसरे में, देखिए दूसरे -4 फिर -10 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 दूना 10, डायरेक्ट 10 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे जगह नहीं बची है, डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह तो नहीं बची है, डायरेक्ट हमारा क्या हो गया 0 हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे सब कुछ आपको इसी में दिखाया गया है, सब कुछ इसी में दिखाया गया, डायरेक्ट भी हमने आपको करके दिखाया है। आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, खुद से प्रयास करिएगा, अगर एक बार अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट करिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोन नंबर का, उस पर व्हाट्सएप करके आप बात कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, डायरेक्ट की बात करें हम, इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, 3 प्लस में 8 चौके 32, 8 5 40, कितना हो गया 40 और 32 72, माइनस करेंगे हम, ठीक है ना। ये
माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, -4 है, -10 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 10 4 14, कितना हो गया, 14 हो गया। टोटल की बात करें हम, हमारा आ जाएगा 61 बटे में, 61 बटे में ये हमारा 2 है तो 2 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे 58, 58 में ये देखिए 72 में से 14 को घटाएंगे हमारा 58 बचेगा। 58 में हम 3 को प्लस कर देंगे तो हमारा 61 हो जाएगा। 61 बटे में 2 हो गया। यही हमारा क्या है भैया, आंसर है। इसी को हम आंसर के रूप में लिखते हैं। ये त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से आप लोग रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें आपको पॉइंट वाली बात बताते हैं। इसमें जो क्षेत्रफल होता है ना वो हमेशा शून्य होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है या संरेख बिंदु जो होती है हमेशा है, वो संरेख बिंदु हमेशा शून्य होती है, ठीक ना। अगर हमें क्षेत्रफल दिया गया है, अगर बोला उसकी गणना करने के लिए, तो गणना में हम जानते क्या करते हैं, प्लस हो या माइनस हो हम दोनों भी ले सकते हैं, दोनों मान ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। अगर क्षेत्रफल दे दिया गया है, अब बोला उसकी गणना करने के लिए, तो आप प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक ना। अब ये जानते हैं क्योंकि एक क्षेत्रफल जो होता है उसका जो मान हमेशा धनात्मक होता है, एक मान उसका धनात्मक होता है हमेशा, क्षेत्रफल का मान, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट आपने समझा। क्षेत्रफल जो होता है एक उसका धनात्मक मान होता है, ठीक है, हमेशा धनात्मक। और दूसरा संरेख बिंदु हमेशा 0 होती है, उसका मान कितना होता है, हमेशा संरेख बिंदु का मान 0 होता है। 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट में ये है कि तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको मान लीजिए क्षेत्रफल दे दिया गया, अगर बोला उसकी गणना करने के लिए, तो गणना आप प्लस लेकर भी कर सकते हैं, प्लस मानकर भी, और माइनस मान लेकर भी कर सकते हैं आप उसकी गणना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए छोटा छोटा पॉइंट जो होता है ना हम आपको अलग वीडियो में समझाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो और हमें भी समझाने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।